गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग अपने आज के सेट में। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। आप लोग का बहुत सारा सपोर्ट रहा है और बहुत अच्छे कमेंट्स और फीडबैक को आप लोग का देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है। चलते हम लोग अपने इस सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपया नामक दिया? तो याद रखिएगा, ये कौन था? ये था शेरशाह सूरी। 16वीं शताब्दी में भारतीय शासक शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का को जारी किया और इसे रुपया नाम दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक भी है, ये काफ़ी मैंने नाम भी सुना और पढ़ा भी है। यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शिव खेड़ा है। कौन है? शिव खेड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर कहाँ स्थित है? किस राज्य में है? ऑप्शन में आपको राज्य का दिया हुआ है, तो याद रखिएगा महाबलीपुरम के शोर मंदिर को जो है आप, इसका ये जो शोर मंदिर है ये कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ठीक है। और तमिलनाडु के इस शोर मंदिर को विश्व यूनेस्को जो विरासत स्थल है उसमें 1984 में शामिल किया गया। कब किया गया? 1984 में शामिल किया गया। और फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो शोर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करती है? अच्छा, निधि का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? निधि का मतलब हो गया फंड। कितने तरह का जो है फंड प्रोवाइड करती है? तो आंसर याद रखिएगा, 3 तरह का फंड है। सबसे पहला कौन सा है? एक संचित निधि है, दूसरा कौन सा है? लोकलेखा निधि है, और तीसरा क्या है? आकस्मिक निधि है। आप लोगों ने कंटिजेंसी फंड पढ़ा होगा, निधि है ना। तो यही कितने प्रकार की निधियाँ हैं? टोटल 3 प्रकार की निधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 है ना आधारभूत यानी कि बेसिक जो है उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो जो आपका 8 जो है आधारभूत जो है उद्योग है उसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से कौन सा है? रिफाइनरी है। क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो रिफाइनरी है। अगर 8 की बात कर ले तो कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे पहला है कोयला। मतलब इसमें कोई रैंक तो नहीं है लेकिन हम स्टार्टिंग कर ले रहे हैं। तो एक आप ले लीजिए कोयला, दूसरा ले लीजिए कच्चा तेल जिसको हम क्यों क्रूड ऑयल कहते हैं। कच्चा तेल हो गया, फिर प्राकृतिक गैस हो गया, रिफाइनरी उत्पाद हो गया, उर्वरक हो गया, इस्पात हो गया, सीमेंट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली हो गया। ये सभी क्या है आपका? 8 जो है वो आधारभूत उद्योग है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका? रिफाइनरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? अच्छा, पूर्व की ओर का मतलब इधर की ओर, नहीं है का मतलब वेस्ट की ओर जा रही है। और हम लोगों को पता है, ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या है? नर्मदा है। नर्मदा नदी जो है वो कहाँ जाती है? पश्चिम की ओर जाती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे लैम्डक। क्या कहेंगे? लैम्डक जो है वो शब्द प्रयोग होता है। और टेम्पररी यानी अस्थायी रूप से लोकसभा या विधानसभा के लिए जो आपका स्पीकर चुना जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, चलें आगे। अस्थायी रूप से जो लोकसभा या विधानसभा का जो स्पीकर चुनते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। और अगला जो आपका आने वाला है सत्र से पहले है ना, लोकसभा चुनाव से पहले वाला जस्ट जो सत्र है उसको हम लोग कहते हैं लैम्डक। क्या कहते हैं? लैम्डक कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? तो ऑप्शन में देख लेते हैं, तमिलनाडु, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक। आंसर क्या होगा? नागरहोल जो है वो कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए आप इस वर्ड को सुनिए, पहला गवर्नर जनरल कहाँ का? भारत में ब्रिटिश शासन का पहला गवर्नर जनरल जो 1773 की बात कर रहे हैं हम लोग, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें वारन हेस्टिंग्स को भारत का यानी कि बंगाल का ब्रिटिश शासन का पहला गवर्नर जनरल बोला गया। यानी कि हम लोग बंगाल की भी बात कर सकते हैं, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? वारन हेस्टिंग्स। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान करता है? देखिए 60 में जो है वो शपथ की बात की गई है राष्ट्रपति की। ठीक है,
और 61 में यानी 61 में बात की गई है महाभियोग की। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए मुझे याद है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त के जगह क्या होगा, 24 अप्रैल होगा। ठीक है, APRIL 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है। आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा, जो क्या है गलत है। बाकी सारा क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है। तो देखिए, ये जो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसमें क्या डेवलपमेंट करने के लिए जो है वो आपका योजना कौन सा स्टार्ट हुआ है, वो हुआ है मेरा गांव मेरा भारत योजना। कौन सा, मेरा गांव मेरा भारत योजना स्टार्ट किया गया है बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी और गहरी पहुंच के लिए। मेरा गांव मेरा गौरव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। तो आप लोग को पता है कि भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है ना। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे हैं कि परसेंटेज वाइज कितना है, तो याद रखिएगा अप्रॉक्स क्या है 2% के आसपास है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। तो याद रखिएगा भारत कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2% है। ओरिजिनली में कितना है 2.42% है, बट बोल रहा डेसिमल के को जो है एग्जैक्ट एक इंटीजर में बदलना है, तो आंसर क्या होगा 2% है। और आप लोगों को सभी को पता होगा कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का 7वां नंबर का कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा टू लाइव पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। कौन है, विक्रम सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में देखेंगे, अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। कौन सी है, लुसाका है। चलें आगे, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से पूर्ण आ सकता है। तो देखिए, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा 24 तिया गुना 3 माइनस 2, 24 तिया 72 में से 2 गया तो 70 आया। सिमिलरली 70 गुना 3 माइनस 2 कर लीजिए तो 70 तिया 210 माइनस 2 कर लेंगे तो 208 आ जाएगा। सिमिलरली आपको 208 गुना 3 करना है माइनस 2 करना है, तो 208 करेंगे तो 624, और 624 में 2 घटा देंगे तो 622 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका 622 है। पेन पेपर लेकर बैठिए, 2-4 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग को भी सॉल्व करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए आपको एक रीजनिंग कह रहा है और पूछ रहा है व्हाट के जगह पर क्या आएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको एक डिजिट नज़र आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ होगा 9 और 10। देखिए यहाँ 11 12 दिख रहा है, तो 9 10 ऑप्शन में देखेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन में डी नंबर आएगा 9 10। कभी कभी आपको सीरीज़ या रीजनिंग बहुत टफ नज़र आएगा, लेकिन होता है वो बहुत आसान। सिर्फ हम लोग को वहाँ तक पैटर्न को ले जाना है दिमाग को, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग क्लियर रहेगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा शब्द वही है। यानी कि आपको देखिए, आपको क्या दिख रहा है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ क्या राजधानी है, तो छत्तीसगढ़ का क्या होगा, रायपुर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 24 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, दाएं छोर से 17वां है कौन, एफ। दायां छोर मतलब इधर से 17th पोजीशन पे कौन है, एफ है। तो टोटल तो 24 स्टूडेंट ही है, 17 यहाँ है, मतलब 7 इधर होगा तभी 24 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो ये राइट पोजीशन है, 8वां होगा। मेरी बात समझे, दोनों को अगर जोड़ लें तो 7 तो बच्चे हो गए, एक ये खुद, तो इधर लेफ्ट साइड में देख लेंगे तो 8वां पोजीशन होगा। और आर बाईं ओर से 19वां है, तो बाईं ओर से 19 का मतलब इधर से 19 का मतलब यहाँ आ जाए। तो आपसे पूछ रहा है आर और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं। मतलब आपको सीधा सीधा समझिए कि 8 यानी 8, क्योंकि ये पोजीशन इधर से आपका 17वां है तो इधर से आपका 8वां होगा, और इधर से ही 19वें पे एक और बंदा खड़ा है, कौन, आर खड़ा है। तो आपसे पूछ रहा है आर और एफ के बीच में, यानी कि 8 और 19 के बीच में कितना नंबर है। तो 8 और 19 के बीच में आप देखेंगे टोटल 10 नंबर है। कितना है, 10 है। क्लियर। बीच में होने का मतलब ना हम 8 को कंसिडर करेंगे ना 19 को कंसिडर करेंगे, 9 से पढ़ते हुए 18 तक जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, 10 होगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, सही है।
चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्ष जो है वो अजीत का पुत्र है, तो ये हर्ष क्या कर लेते हैं, अजीत का पुत्र है, AJEET, ठीक है। अजीत की पत्नी है कौन, विनीता, तो अजीत की पत्नी कौन है, विनीता, यहाँ कर लेते हैं। अजय हर्ष का भाई है, तो यहाँ अजय कर लेते हैं, AJAY, अजय हर्ष का भाई है। नेहा जो है अजय और कविता की पत्नी है, तो अजय और कविता की पत्नी कौन है, वह सॉरी इकलौती पुत्री है कौन, नेहा, तो N कर लेते हैं हम लोग नीचे नेहा। अब कह रहा है विनीता का नेहा से क्या संबंध है, तो देखिए विनीता यहाँ ऊपर और नेहा यहाँ नीचे। नेहा की पिता हो गए अजय और अजय के माँ हो गई विनीता, तो आंसर में क्या होगा, पिता की माँ यानी कि दादी माँ। ऑप्शन में दादी माँ कहीं नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दादी माँ क्लिक करके उसके जगह हम लोग दादी माँ को पिता की माँ भी कह सकते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन वापस से देखिए, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है जिसमें कोडिंग के बारे में बता रहा है कि स्टाइल को ये लिखा गया है, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो STYLE, अगर इसका प्लेसमेंट देखें तो S का क्या हो गया 19 हो गया, 20 का T का 20 हो गया, Y का 25 हो गया, L का 12 हो गया, E का आपका 5 हो गया। और फिर से आप देखेंगे JBGCE है ना, J का प्लेस वैल्यू 10 देखेंगे, तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि 9 और 1 10 जुड़ के हो गया हो, है ना। B का वैल्यू 2 दिख रहा है, तो देखिए 2 + 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर G का वैल्यू 7 है, तो देखिए 5 और 2 क्या होगा, 7 हो जाएगा। C का वैल्यू 3 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, और 5 का 5 हो जाएगा। मतलब क्लियर है कि फर्स्ट वाले का जो प्लेसमेंट वैल्यू है उसके में अगर 2 डिजिट है तो दोनों को ऐड कर लीजिए, या सिंगल डिजिट को सिंगल रहने दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा हाउंड, हाउंड में H का क्या है, H का 8 है, तो H का H ही रह जाएगा, ठीक है। O आपको दिख रहा होगा 15 होता है, तो 5 1 6 का क्या होगा, F हो जाएगा। फिर U का आपको दिख रहा होगा क्या 21, तो U का 21 होगा, तो 2 और 1 3, 3 आपको C नज़र आ रहा है, C नज़र आ रहा है, मतलब आंसर क्या होगा, पहला नंबर आंसर होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन मार्क भरना है, फिलअप करना है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा इन दोनों में से, पहले तो मुझे ये लग रहा था कि 6 + 3 9 है, 9 × 5 45 होगा, बट ये हमारा पैटर्न क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है। पहले फॉलो क्या करेगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा, ऐड कर लीजिएगा तो क्या होगा, 45 आएगा। फिर 1 का स्क्वायर 1 + 8 का स्क्वायर 64, जोड़ लेंगे तो 65 आ जाएगा। सिमिलरली 6 का स्क्वायर 36 और 13 का स्क्वायर 169, ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 205, और ऑप्शन में 205 दिख रहा है, मतलब क्या होगा, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, 4 संख्या समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह से सेम है। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ऑड इवन भी देखते हैं, सबसे पहला तो हमारा क्या आता है, ऑड इवन ही देखना आता है। तो 2 ऑप्शन ऑड है, 2 ऑप्शन इवन है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 और 2 8, यहाँ देखिए 6 6 12 2 14 हो जाना है। इसको देखा हम लोगों ने, तो हमारा 6 3 9 2 11 1 12 हो रहा है, 3 से डिविजिबल है, 3 3 6 हो रहा है, डिविजिबल है, और 2 4 6 3 9 9 18 ये भी डिविजिबल है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा यही बोल रहा है कि इन चारों में से डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट आपका फर्स्ट नंबर होगा। क्लियर। चलें आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछ रहा है कि कितना स्क्वायर है ना। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कितना स्क्वायर है। बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, पहले तो हम लोग छोटे वाले स्क्वायर को ऐड कर लेते हैं। तो छोटे वाले स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग 2 2 का स्क्वायर लेंगे। ये तो पहला एक जो है वो आपका 20 हो गया। फिर 2 2 का स्क्वायर लेंगे तो देखिए ये आपके पास 1 नज़र आ रहा होगा, फिर अगला जो है वो ये वाला 2 नज़र आएगा, और फिर अगला ये 3 नज़र आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने अलग अलग फिगर बड़ा कर दिया है, लेकिन वहाँ टोटल 3 है। सिमिलरली वही 3 आपको यहाँ पे भी बनेगा, सेकंड रो में भी बनेगा। सेकंड रो मतलब यहाँ पे बनेगा 1, फिर ये 2 और फिर ये 3, और फिर यही चीज़ हमारा थर्ड रो में भी बनेगा। थर्ड रो में यहाँ बनेगा 1 2 और 3। तो टोटल 2 2 अगर 2 गुना 2 बॉक्स ले लें तो टोटल हमारे पास क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। ठीक है, और इसके बाद जब हम लोग बात कर लेंगे 3 × 3 बॉक्स का, तो देखिए ये आपका यहाँ पे एक 3 × 3 बनेगा, एक यहाँ 3 × 3 बनेगा, 2 हो गया, फिर यहाँ एक 3 × 3 3, और यहाँ एक 3 × 3 तो 4। तो 3 गुना 3 में कितना बन रहा है, 4 बन रहा है।
और फाइनली हम लोग देखेंगे तो एक बड़ा वाला ये 4 × 4 बनेगा। क्या बनेगा? 4 × 4 बनेगा। तो हमारा 4 × 4 कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। सबको ऐड कर लीजिए तो 20 9 29 4 33 और 1 34 34 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ये रहा आंसर। याद रखिएगा 1² यानी 1 × 1 वाला कितना था हमारे पास? 20 था। फिर 2 × 2 की बात कर लें तो 9 था। फिर 3 × 3 की बात कर लें तो हमारे पास क्या था? 4 था। और जब 4 × 4 की बात कर लेंगे तो 1 था। ऐड किया तो क्या आ गया? 34। बहुत क्लियर से अगर देखिएगा तभी जाकर इसका बन पाएगा एग्ज़ाम में विद इन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पैटर्न सेम है वो देखना है आपको। तो देखिए आपको दिख रहा होगा नीचे पर यहाँ 0 0 0 0 था, यहाँ प्लस प्लस हो गया। अच्छा, और डिफरेंस क्या है? यहाँ सब जगह प्लस था, यहाँ 0 0 हो गया। इसका मतलब ये श्योर है कि इसके वाले बॉक्स में यहाँ भी क्या होगा? एक 0 इधर, एक 0 इधर। तो आपको दिख रहा होगा 0 वाला ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, सही है। सिर्फ बस यहाँ आपका 0 0 है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा आंसर होगा। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थिति में था। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका 16th है, इधर से भी और इधर से भी। पूछ रहा पंक्ति में कितने बच्चे हैं, तो 16 इधर भी 16 इधर भी, इसको तो 2 बार हम काउंट कर लिए। तो इसलिए 16 2 ज़ा 32 और -1 कर लेते हैं। तो आंसर क्या होगा? 31 माइनस होगा। यानी अगर आप बीच में कहीं 5 के बीच में है, 3 इधर से भी 3 इधर से भी, तो टोटल 6 उंगलियां नहीं होती है। कितनी होती है? 5 फिंगर ही होता है, क्योंकि हम लोग बीच वाले को 2 बार काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेद जो है वो बिंदु ए से पूर्व दिशा में 15 मीटर चल रहा है, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 8 मीटर चला, 8 मीटर चला। अब कह रहा है कि ए और बी पे पहुंचा। तो अब पूछ रहा है आपसे ए और बी की दूरी क्या होगी। तो देखिए, जिनको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होगा वो इसका आंसर बहुत आराम से दे लेंगे कि 15 और 8 का जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 17। यानी आपको पता होगा कि यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री ट्रायंगल में होता क्या है? हमारा पाइथागोरस यूज़ होता है। मतलब ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हो जाएगा L² मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो आप लोग को पता होगा 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 279, 279 किसका स्क्वायर है? 17 का। अदरवाइज़ अगर कोई ट्रिपलेट जानता है तो 15 और 8 का क्या होता है? सीधा सीधा 17 होता है, और आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? उस संख्या का चयन कीजिए निम्नलिखित श्रेणी में रॉन्ग के स्थान, यानी कि अगला क्या होगा आपसे पूछ रहा है। देखिए, इन दोनों का गैप देखा 2 आया, इन दोनों का 9 आया, इन दोनों का 28 आया, इन दोनों का 65 आ गया। बहुत ध्यान से हम लोग ने देखा तो हम लोग को लग रहा है कि क्या ये क्यू का कोई डेटा है। तो ये 1 का क्यूब +1 है, ये 2 का क्यूब +1 है, ये 3 का क्यूब +1 है, और ये 4 का क्यूब +1 है। क्लियर? तो अगला क्या होगा? अगला होगा 5 का क्यूब +1। तो 5 का क्यूब 125 + 1 126। अगर 120 में 126 ऐड कर ले तो आंसर क्या होगा? 246। और ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या होगा? सही होगा। वाट के जगह पर वही आएगा 246। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन में कह रहा है नदी के ऊपर जो बना है उसको पुल कहते हैं, तो पहाड़ के अंदर जो बना है उसको सुरंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव और वानर के कुछ गुण समान मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए को बहुत ध्यान से पढ़िए। वानर मानव की तुलना में अधिक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है मानव वानर की तुलना में अधिक है। तो याद रखिएगा, इस वाले इंटरफेरेंस से, इस वाले कथन से ऐसा कुछ कंपेयरिंग नहीं निकलता है इंसान के थ्रू। तो आंसर क्या होगा? ना तो 1 ना तो 2, दोनों गलत है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है आपका? 31 कह रहा है आपको, ऐसा कीजिए 31 और 34 32 दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तुरंत अभी ही, और स्क्रीनशॉट वीडियो के ख़त्म होने के बाद हम लोग बनाकर और फिर मुझे कमेंट या लाइव सेक्शन में दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं कि विभाजन नियम में भाजक, भाजक किसको कहते हैं वो समझिए। ये वाला आपका भाजक है, ठीक है। ये आपका भाज्य होता है, डिविडेंड जिसको कहते हैं। ये आपका भागफल होता है जिसको हम कोशेंट कहते हैं, ठीक है। और नीचे जो है वो रिमाइंडर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो भागफल का 8 गुना है भाजक, यानी इसके बारे में कह रहा है, और शेषफल का 9 गुना है, और शेषफल 24 है। बहुत ध्यान से देखिए, तो रिमाइंडर 24 है, इसका 9 गुना यहाँ है। 9 गुना मतलब 216 होता है, 24 नमा 216 होता है। और ये जो 216 है ये बेसिकली इस भागफल का 8 गुना है। मतलब इसको आपको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56 27।
अब आपसे पूछ रहा भाज्य क्या होगा, तो भाज्य बेसिकली होता है भाजक और भागफल का मल्टीपल प्लस रिमाइंडर, यानी 216 गुना आपको क्या करना है 27 करना है। तो देखिए 7 छके 42 यानी 2 आएगा यूनिट प्लेस पे और प्लस 4 जोड़ लीजिए, यानी इकाई अंक पे 6 आना चाहिए। और ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा क्या है 6 है, 5856। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यूनिट प्लेस से भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आपका क्या था 216 और इधर आपके पास क्या आ रहा था 8 से 8 दूनी 16 8 7 56। तो देखिए इसके यूनिट प्लेस इसके यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई किया तो 7 छके 42 का 2 आएगा और प्लस 24 का ये 4 जुड़ेगा, तो 4 2 क्या होगा 6 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 गेंदों को 840 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अच्छा हानि का क्या मतलब होता है वो समझिए। हानि का मतलब होता है CP माइनस SP, यानी कि CP बड़ा है, CP 17 गेंदों का, SP भी 17 गेंदों का और लॉस हो रहा है 5 का CP लॉस हो रहा है। CP को इधर ले आइए, SP को उधर ले जाइए, तो आपके पास आ जाएगा CP बाय SP इज इक्वल टू 17/12। अब आपसे पूछ रहा है क्या कि बहुत ध्यान से समझिए, 17 गेंदों को 840 में बेचने पर, यानी 840 जो है सेलिंग प्राइस है, यानी कि 12 का वैल्यू क्या है 840 है। तो आपको दिख रहा होगा कि 12 का वैल्यू 840 है, मतलब एक का क्या होगा 12 सत्ते 84 70। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि एक यानी कि गेंद का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 70 रुपीज़ होगा। क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आयत का विकर्ण √31 है। अच्छा आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √L² + B² फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 31 है अंडर रूट में। तो अंडर रूट काट दीजिए, मतलब L² + B² इज इक्वल टू क्या होगा 31 होगा। नेक्स्ट कह रहा है इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी L इंटू बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कुछ रहा पेरीमीटर क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, L + B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो L² + B² + 2 इंटू LB। L² B² का वैल्यू क्या है 31 है, 31 है, और 2 इंटू LB करेंगे तो क्या होगा 31 है, और 2LB इसको डबल कर लीजिए, 25 दूनी 50, दोनों को जोड़ लीजिए क्या आएगा 81। और ये स्क्वायर जब अपोजिट साइड में जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा L + B इज इक्वल टू हो जाएगा 9, क्योंकि अंडर रूट 81 होगा। अंडर रूट 81 का वैल्यू क्या 9। और आपसे पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर 2 इंटू L + B होता है, 2 इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए, 9 दूनी 18, क्या होगा आंसर होगा B। आंसर क्या होगा B। उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कोई रीना का खर्च उसकी बजट से 300% अधिक है। अच्छा इस लाइन पे बहुत ध्यान से देखिएगा, 300% अधिक का मतलब होता है टोटल 4 गुना होना, 100% अधिक का मतलब डबल होना। तो आपको कह रहा है उसका सेविंग, तो ऐसा कीजिए सेविंग को हम लोग 100 कंसिडर कर लेते हैं, और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 300 गुना अधिक है। मतलब आपको कहता 300 गुना है तो आप 300 लिखते हैं, और 300 गुना अधिक का मतलब 100 और ऐड कर लिए, टोटल 400। मतलब अगर इनकम की बात कर ले हम लोग तो इनकम कितना है 4 और 1 500 का इनकम होगा। ये फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेयर में आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि उसका जो आपका आय है इनकम में वो 30% बढ़ा, तो आय जो है आपका 500 उसको 3% बढ़ा लीजिए, 30% तो 650, क्योंकि 500 का 10% 50 होगा, तो 30% क्या होगा 150 होगा, और वो ऐड कर लीजिए तो 650। और कह रहा है क्या कि उसका बजट में 20% का वृद्धि हुआ, तो सेविंग जो 100 है वो 20 बढ़ेगा, तो 120 घटा लें तो जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा कितना आ जाएगा 530 आ जाएगा। कितना आएगा 530। अब बहुत ध्यान से देखिए, पहला एक्सपेंडिचर 400 था, अभी का एक्सपेंडिचर 503 है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका जो खर्च है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो आपको 400 से 530 के बारे में बात करेंगे तो आ जाएगा 130, तो 130 गुना 100/400, क्योंकि कंपेयर हमको 400 से ही करना है, क्योंकि इनिशियल जो उसका एक्सपेंडिचर था वो 400 था। जब इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 32.5 डिग्री, सॉरी 32.5%। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है। तो 10 का मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 ले लेते हैं हम लोग, एक यहाँ स्टार्ट किया हमने। कह रहा है पहला 6 का एवरेज 30 है, तो देखिए पहला 6 का मतलब यहाँ 5 और यहाँ 6, तो यहाँ तक।
और अंतिम 6 का मतलब ये पीछे यहाँ तक, बात समझिएगा। पहला 6 लेंगे तो 6 तक, और अंतिम 6 लेंगे तो 10, 9, 8, 7, 6, 5 तक आएंगे। यानी ये जो संख्या है इसको हम लोगों ने दोबारा लिया। आपको कह रहा है कि बीच वाला 5वां और छठी संख्या का एवरेज क्या है वो पूछ रहा है। पहला 6 का एवरेज 30 है तो 30 छक्के क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अंतिम 6 का एवरेज 33 है तो 33 198 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 378 होगा। और आपको कह रहा है 10 का एवरेज क्या है, 32 है, यानी कि 320 है। तो 378 से 320 घटा लें तो क्या है, 58। और 58 में ये दोनों आ रहा है, 5 और 6 दोनों आ रहा है। तो 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 का एवरेज आ जाएगा। 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 58 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 29। और 29 हमारा क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x 3 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो इतना इतना को विभाजित करने पर 3 से फल देती है। तो सबसे पहले तो ये समझिए 10, 20, 21, 32 और 40 का एवरेज एलसीएम क्या होगा। जब 40 है तो इसका कोई काम नहीं, ख़त्म। जैसे ही 40 एलसीएम लेंगे तो 35 का 5 तो चला जाएगा, 7 बचेगा। 21 का 7 गुना 3 होता है तो 7 गुना 3 लिख दिया हमने। और 12 का फिर 4 चला जाएगा तो 3 बचेगा। तो अब देखिए 3, 7, 7, 3, 3 यानी कि 21 ले लीजिए यहाँ पे। 7 और 3 का एलसीएम क्या, 21, 40 लिया मतलब 5 भी ले लेंगे हम लोग, 4 भी ले लेंगे। तो 21 चौके क्या होगा, 84, यानी कि 840। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 रिमाइंडर बच रहे थे तो 3 ऐड कर लिया हमने, तो क्या आएगा 843 आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलें, दूसरा भी तरीका था। दूसरा तरीका था, आपको कह रहा है कि 3 प्राप्त हो रहा है, मतलब इन सबसे में से क्या 40 को ले लीजिए। ऐसा कौन सा नंबर है जो 40 से डिविजिबल है और प्लस 3 है, तो ये और ये बस, बाकी ये दोनों 40 से यानी कि 4 से डिविजिबल है ही नहीं। अब आपका क्या बचा, अब आपको पता होना चाहिए कि 7 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है। तो 7 या 3 का कोई एक डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर गलत है। ये गलत हो जाएगा। और प्लस 3 ये ध्यान में रखना है। तो आपको ये 920 मतलब 920 और यहाँ 840। अब देखना है इन दोनों में कौन 3 से डिविजिबल है। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 33 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ 72 और 3 है। 3 एचसीएफ होने का मतलब है संख्या 3x और 3y है, ठीक है। एलसीएम लेंगे 3 इंटू एक्स इंटू वाई, तो आपका क्या आ जाएगा, 72। और आपको कह रहा है कि दोनों का योगफल मतलब 3x प्लस 3y, इसका योगफल क्या है आपका 33 है। तो ऐसा कीजिए 3 3 कॉमन करके हटा लीजिए, तो यहाँ क्या आ गया 11, और यहाँ 3 से घटा लिए तो 24। तो आपको दिखेगा कि ऐसा दो संख्या जिसको ऐड करने पे 11 और मल्टीप्लाई करने पर 24 हो, ऐसा कौन सा होगा, 8 और 3 होगा। अब बहुत ध्यान से समझिए कि 3 एचसीएफ है तो 3 इधर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इधर भी कर लीजिए। तो आपका आ गया 8 तिया 24 और 3 तिया 9। अब देखें दोनों को जोड़ के 33 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो दोनों को घटाने पर क्या आएगा, तो घटाने पर आपका आएगा 15। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्षों में यदि 1900 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज के दर पे 2100 हो जाती है। सबसे पहले ब्याज निकालेंगे, इंटरेस्ट निकाला हमने, तो इंटरेस्ट 2100 को 19 से घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 200 आ जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि SI इज इक्वल टू होता है PRT बाई 100, PRT बाई 100। आपको R अगर निकालना है, क्योंकि P दिया हुआ है 1900, है ना। R इज इक्वल टू क्या होगा, SI इंटू 100 और बाय P इंटू T। तो P क्या था आपका 1900 था, और T क्या है आपका, टाइम क्या है, 3 साल है। ये आपका क्या आ गया, R का वैल्यू आ गया। अब कह रहा है राशि इतना होती है, तो P हो गया। R का वैल्यू हम लोग यही लिखेंगे जो अभी लिखा था, 200 इंटू 100 और बाय 1900 इंटू 3। और ये PRT, तो T क्या बोल रहा है, 5 सालों के लिए बाय 100। मेरी बात समझे, इसी फॉर्मूला को हमने दोबारा यूज़ कर लिया। तो P तो हमारा ये लिखा हुआ पहले से ही। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि 19 छक्के 114 होता है, क्या होता है, 114 होता है। तो ये जो 19 है ये इसको काट लेगा 6 बार में, 600, 0000 भी हटा दीजिए। फिर आपको ये 5 दिख रहा होगा, यहाँ आपको 3 दिख रहा है, ये क्लियर कट विजिबल होना चाहिए। ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपको दिखेगा क्या, ऊपर दिख रहा होगा 2 दूनी 400, 425 2000, ठीक है।
तो 2000 क्या करेंगे हम लोग ऐड कर लेंगे, ये तो 2000 ऐसा ही आया ना, तो ऐड करके क्या हो जाएगा, तो देखिए 11,400 में अगर 2000 और ऐड कर लें तो 11 दो 13,400, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मैंने कुछ डेटा को एसआई में कट नहीं किया था, सीधा सीधा रहने दिया और फाइनल में कट कर लिया। तो आप एक बार इसको देखिए वापस से स्लो मोशन में और फिर बनाकर देखिए कि आपको समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो वापस से कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कांच के एक गिलास में गर्म पानी लेकर रेफ्रिजरेटर के फ्रिज में रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर का फ्रीजर का मतलब हो गया आपका माइनस में टेम्परेचर 0 डिग्री से कम। तो कह रहा है कि यदि गिलास के पानी का तापमान मापते हैं तो निम्न में से कौन सा ग्राफ बनेगा। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए आप, तापमान गिरेगा और 0 पे ही रह जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि बर्फ़ क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जम जाता है और उतना ही बनता है। इसके अलावा ये ग्राफ बता रहा है कि घटा थोड़ी देर 0 रहेगा फिर और घटेगा, तो ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, घट के बढ़ता नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, कि आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्राफ समय के साथ ताप परिवर्तन को सही सही दर्शाता है। तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, टेम्परेचर घट के 0 होगा और 0 ही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, ऊंचे भवन के शीर्ष पर लगे खतरे के लाल संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण प्रकाश का, आपको पता है प्रकाश न्यूनतम जो है प्रकीर्णित होती है, कौन सा, लाल वाला, इसी वजह से हम लोग उसको देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, धुएं और कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, स्पीड ज़्यादा है, इस वजह से ये प्रकीर्णित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकल्पों में कौन सा तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रहों और चारों ओर सूर्य की गति, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ये ऑप्शन गलत है। आपको पता है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, तो ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन जो है वोल्टता को निर्धारित करता है। तो देखिए सबसे पहले तो वी का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि किसी जो धारा है उस पर किया गया कार्य, है ना, किसी धारा को किसी एक सर्टेन बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। और दूसरा जब हम बात करें आई की, धारा की, तो बोलता है क्या कि प्रवाहित होने वाला कूलम्ब का धारा जो है कि इसे एक सर्टेन टाइम पीरियड में, यानी आई धारा इज इक्वल टू, विद्युत धारा इज इक्वल टू होता है किसी एक सर्टेन टाइम पीरियड में गुजरने वाले कूलम्ब यानी आवेश की मात्रा को हम धारा कहते हैं। फिर वापस से आप कुछ मत कीजिए, इस क्यू के जगह याद रखिए यहाँ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू हो जाएगा डब्लू बाय आई टी। ठीक है, डब्लू क्या हो गया, किया गया कार्य, और आई हो गया विद्युत धारा और समय, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपको दो फार्मूला याद रखना है, वी इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू, ये बेसिक है, और आई इज इक्वल टू है क्यू बाई टी, ये भी बेसिक है। ये दोनों को संभाल के रखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं। तो गुणसूत्र बिंदु जो है अनुपस्थित हो उसको हम लोग एन असेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, असेंट्रिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो याद रखिएगा अधिकांश अपवर्तन कहाँ होगा, कॉर्निया में होगा। अपवर्तन का मतलब जहाँ जो लिक्विड है वो डेंस हो, है ना, प्रकाश ज़्यादा मात्रा में मुड़े, उसको हम लोग अपवर्तन करते हैं, वो कहाँ होगा, कॉर्निया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कांच के स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ के 4 विद्यार्थी ABCD ने चित्र को दर्शाया है, इनमें से कौन सा सही है। देखिए आपको सघन माध्यम, विरल माध्यम यानी अपवर्तन का नियम पता होना चाहिए। ये ग्लास है यानी कि कांच है, ये सघन माध्यम है, ऊपर हवा है तो ये भी विरल होगा, नीचे हवा है तो ये भी विरल होगा, चारों सिचुएशन के लिए। अब आपको बताओ सघन माध्यम में जैसे ही विरल से सघन माध्यम में आएगा तो लंब की ओर मुड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, दोनों सीधा है। अभिलंब की ओर मुड़ा तो डी और ये सही है। और फिर जब सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, तो ये देखिए अभिलंब से सीधा सीधा जा रहा है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता क्या है। तो हम लोग को पता है लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोप्टर। और P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, और हम लोग कहते हैं मीटर में, किस में, मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। देखिए विद्युत आवेश का मतलब सीधा सीधा समझिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा
तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करेगा। क्या करेगा? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करेगा जब एक इलेक्ट्रॉन किसी वायर में मूव कर रहा हो तब। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा अल्केन? देखिए अल्केन किसको कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये। संतृप्त जो है हाइड्रोजन और कार्बन का संयोग है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं एक सिंगल बॉन्ड को। तो ऑप्शन के थ्रू देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए जो लोग कंटिन्यू मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। कन्नौज का युद्ध हुआ था कब? 1540 में, जिसमें कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, और हुमायूं फिर 15-16 साल तक कहाँ रहा? निर्वासन में रहा, मतलब घर से दूर रहा, छिप कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। नेक्स्ट है दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, मतलब चारों ओर जो होता है वो अलग अलग जो है वाटर फ्लो जिसको कहते हैं उससे क्या होता है? भरा हुआ है। तो इसमें से देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? सार्गैसो सागर जो होता है वो उसके आसपास क्या है? भूमि उपलब्ध नहीं है। अच्छा क्या है? उसके आसपास 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक कुछ उत्तरी अक्षांश के बीच में है सार्गैसो सागर, और वहाँ क्या है? महासागरीय जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो जो लोग मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या है? सीमांत गांधी कहा जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। तो देखिए दक्षिण अमेरिकी जो घास का मैदान है उसको हम लोग पंपास कहते हैं। किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। पंपास कहते हैं दक्षिण अमेरिकी घास के मैदानों को, जो कहाँ से है? अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में। नेक्स्ट है लैटिन अमेरिका में निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो देखिए जब हम लोग बात करेंगे डेंसिटी की, पॉपुलेशन डेंसिटी के, तो वो है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील में जो है वो आपका जनसंख्या घनत्व तो क्या है? सबसे कम है इस पूरे लैटिन अमेरिका की बात करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका है। तो वो ऐसा क्या है? याद रखिएगा लाल किला जो है 1857 तक 200 सालों तक एक ऐसा जगह है जहाँ पे मुगल सम्राट निवास करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा जनता द्वारा अपने पास जो पैसा है और बैंक में जो पैसा है दोनों के रेशियो को हम लोग कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। क्या कहते हैं? मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल की मुद्रा क्या है? तो देखिए आप सभी को पता होना चाहिए इजराइल की मुद्रा है नई शेकेल। क्या है? न्यू शेकेल जो है वो आपका क्या है? इजराइल की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कपास के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए। भारत में छोटे रेशे वाली कपास सर्वाधिक उत्पादित होती है। यही आपका गलत है। गलत इन द सेंस कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही है। नेक्स्ट कह रहा भारत में गुजरात राज्य में प्रमुख उत्पादन होता है। सही है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश आदर्श है। सही है। इसके पैदावार उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में होता है। सही है। आंसर क्या होगा? ए जो होगा, यानी कि छोटी रेशम वाली कपास सर्वाधिक होती है, ये गलत है। चलें आगे। बेसिकली जब आप परसेंटेज में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 16% जो होता है वो स्मॉल होता है, छोटा छोटा रेशा वाला। 46 वाला जो होता है परसेंटेज वो मीडियम है। ठीक है। और रिमेनिंग जो बच गया, रिमेनिंग दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ गया हमारा? 62। तो हमारे पास कितना आ गया? 39% या 38% अप्रॉक्स जो है वो लॉन्ग रेशा वाला का प्रोडक्शन होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए था? मिडिल वाले का अधिकतम होता है, और क्वेश्चन में कह रहा है न्यूनतम वाला अधिक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी लावनी जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र का है। कहाँ है? महाराष्ट्र का क्या है? लावनी। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है?
याद रखिएगा देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, यूपी में स्थित है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली का स्थापक माना जाता है। तो याद रखिएगा जो सांख्य दर्शन है वो किन्होंने दिया है, कपिल ने दिया है। किन्होंने दिया है, कपिल ने सांख्य दर्शन की स्थापना की है। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे। तो आई होप सो आप लोग जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और जेपी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो याद रखिएगा सिद्धांत शिरोमणि जो नामक पुस्तक जो है वो भास्कराचार्य ने लिखा है। किसने लिखा है, भास्कराचार्य ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है, मतलब कोई दो नदी के बीच में पंजाब में हिमालय है। ऑप्शन में देखेंगे हम लोग सतलज और काली, सिंधु और सतलज, तिस्ता और दिहांग और काली और तिस्ता। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका सिंधु और सतलज नदी के बीच में क्या है, पंजाब हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं एशियाई खेल में यानी एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया। तो याद रखिएगा 19वीं एशियाई खेल में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, यानी कि जीता। किसको हराकर, याद रखिएगा श्रीलंका को हराकर। किसको, श्रीलंका को हराया एशियन गेम्स में, जो 29 नंबर का था वो आपका स्वर्ण पदक जीता है महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में। नेक्स्ट है बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिले से होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में बक्सर, रोहतास, गया और औरंगाबाद। आंसर क्या होगा, तो बिहार में जो सोन नदी का जो प्रवेश है वो होता है रोहतास ज़िले से। किस ज़िले से, रोहतास ज़िले से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, बिहार में टोटल एक ही रामसर साइट अभी तक हुआ है। टोटल अगर इंडिया की बात कर लें तो टोटल जो है वो 75 रामसर साइट घोषित हो चुका है। नेक्स्ट है डैश द्वारा फतेहपुर सिकरी को मुगल सम्राट की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, यानी कि अकबर जो है कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती। तो वापस से मैं कहूँगा जो लोग कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं इस वीडियो को तो इनको पता होना चाहिए कि कितना % जो है कैबिनेट रह सकता है। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था। तो सीधा सीधा सिकंदर का सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का 15वां भाग जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो 15th पार्ट है वो है निर्वाचन से रिलेटेड, और निर्वाचन है कितने में, आर्टिकल 324 से 329 में क्या है, निर्वाचन है जो भारतीय संविधान का 15वां भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोमंडल का मैदानी भारत की डैश दिशा में अवस्थित है। तो देखिए कोरोमंडल हम लोग को पता है कि ये साउथ में यहाँ नीचे की ओर है, तो साउथ की बात करें तो हमारा क्या होगा, दक्षिणी होगा। कोरोमंडल तट कहाँ है, दक्षिणी भारत में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो जो दुमहल के बारे में बता रहा है ये आपका जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या है, दुमहल। नेक्स्ट है भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा और केंद्रित किया गया। तो देखिए प्रतिरक्षा का मतलब क्या हो गया आपका, सेविंग करना खुद का। तो ये हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरा क्या 56 से 61 और तीसरा 61 से 66। तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का हमला 1965 में और चीन का हमला 1962 में। तो इन दोनों हमला को देखते ही जो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्राथमिकता है उसको विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया था। तो आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। ये ध्यान में रखेंगे, इसका मैंने आपको वजह भी बता दिया। नेक्स्ट है नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण किया गया है, 33%। अच्छा वो कौन सा स्कीम था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कौन सा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो बिल लाया गया जिसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन कहा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। चलिए आई होप सो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचने के लिए, मेरा साथ देने के लिए।
ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।